स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं 2021 सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड के लिए। तो स्टैंडर्ड के लिए हम सेक्शन ए सॉल्व कर चुके हैं। सेक्शन ए में आपका यहाँ पे पार्ट ए हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट ए में आपके यहाँ पे दो सेक्शन थे। सेक्शन 1 था जिसमें 16, सेक्शन 2 में आपके 4 थे। नाउ हम यहाँ पे पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं। इसके टोटल 3 सेक्शन है। 21 to 26 सेक्शन नंबर 3 है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 27 to 33 सेक्शन 3 है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन। और 34 to 36 सेक्शन 5 है जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 इज 3 bells रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4, 7 and 14 मिनट्स। तो 3 बेल है और वो इस तरह के इंटरवल बजती है कि सबसे पहली वाली अगर 4 मिनट पे बजती है तो दूसरी 7 मिनट, तीसरी 14 मिनट, इस इंटरवल पे वो बजती है। ओके, ऑल 3 bells रैंग एट 6 AM। तो सबसे पहले क्या हुआ कि वो तीनों बेल एक साथ सुबह के 6 बजे बजी थी। व्हेन द 3 bells विल द रिंग टुगेदर नेक्स्ट। अब आपको बताना है कि जब वो सुबह 6 बजे एक साथ बजी थी, अब वो नेक्स्ट वापस साथ में कितनी बजे बजेगी। तो ये डिफरेंस है। 6 बजे बजी थी तो एक ये 6 बजे मतलब यहाँ पे बजी, तो ये पहली वाली 6:04 पे बजेगी, दूसरी वाली 6:07 पे बजेगी, तीसरी वाली 6:14 पे बजेगी। लेकिन वो तीनों एक साथ कब बजेगी। तो आपको जब भी इस तरह से क्वेश्चन करना हो कि जो कोई काम एक साथ स्टार्ट हुआ है और एक साथ कब खत्म होगा, क्योंकि वो तीनों एक साथ 6 बजे बजी थी, अब उसके तो नेक्स्ट कब वापस एक साथ बजेगी, तो एक साथ वो वहाँ पे हमें फाइंड करना हो तो वहाँ पे हम एलसीएम फाइंड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा नंबर जो होता है हमारा आंसर होता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 4 का फैक्टर बना लो 2 into 2, 7 का फैक्टर बना लो 7 into 1 और 14 का हो गया यहाँ पे 2 into 7। तो 2 यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो सबसे बड़ा जो है यानी कि 2 जो कॉमन नंबर होता है उसमें सबसे बड़ी पावर ले लेते हैं, यानी 2 power 2 लिया। फिर 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो ये तो दोनों सेम ही है। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी 2 power 2 4 into 7 यानी कि 28 मिनट, यानी कि वो 28 मिनट के बाद में एक साथ बजेगी। तो टाइम क्या हो रहा होगा उस टाइम, जब सुबह 6 बजे एक साथ बजी थी तो नेक्स्ट आपकी 6:28 पे वो एक साथ बजेगी। इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। अब देखो सॉल्व कैसे करना है इसको। तो 2 मार्क का क्वेश्चन है तो हमें इस तरह से कंप्लीट आंसर लिखना है, तो आपको यहाँ पे पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। गिवन 3 bells रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4, 7 and 14। तो जो गिवन होता है उसके हाफ मार्क्स होते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको आप लिखते हो। तो गिवन ऑल 3 bells रिंग एट 3 AM, वी हैव टू फाइंड व्हेन 3 bells विल रिंग टुगेदर नेक्स्ट। तो वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 4, 7 and 14। हमें एलसीएम क्यों फाइंड करना उसका हमने पूरा यहाँ पे रीजन लिख दिया। तो आप डायरेक्ट इस तरह से करके एलसीएम फाइंड करके 4 लाइन में आंसर लिख दोगे तो वहां आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स कर सकते हैं। इस तरह से आपको पूरा आंसर यहाँ पे लिखना है। तो 4 के हमने फैक्टर बना लिए, 7 के फैक्टर बना लिए, 14 के फैक्टर बना लिए। नाउ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2 power 2 वो लिख लिया। फिर 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों की पावर सेम है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। 4 into 7 हो गया 28 मिनट्स। तो अब इसने पूछा है कि नेक्स्ट वो बेल कितनी बजे बजेगी। ठीक है, व्हेन द 3 bells विन द रिंग टुगेदर नेक्स्ट। तो आपको यहाँ पे दिया था कि सुबह 6 बजे एक पहले बजी थी, तो दूसरी बार वो 28 मिनट बाद बजेगी, यानी कि वो 6:28 AM पर दूसरी बार बजेगी। ठीक है, यानी कि अब आप सेकंड इसका देखो 22nd पार्ट, यहाँ पे ऑप्शन है 2 पार्ट में से आपको कोई एक सॉल्व करना है, तो जो आपको इजी लगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। Find the point on the x-axis which is equidistant from the point this and this। तो लेट के हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इसको मैं P कह देती हूँ, इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिए 2, -2, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे Q ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 4, -4, 2। अब फाइंड द पॉइंट ऑन x-axis। अब आपको मैंने यहाँ पे x-axis कोई भी है, इस x-axis के ऊपर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। तो हमें पता है कि x-axis पे जो भी पॉइंट होता है, जैसे ये आप यहाँ पे देखो, ये हमारी x-axis है, इस एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है उसका 0 होता है, और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है। अगर मैं इस पॉइंट का अगर यहाँ पे लिखती हूँ कि इसके क्या कोऑर्डिनेट है, तो x तो 2 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, इसका x आपका 3 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होता है। तो ये x एक्सिस की बात कर रहा है, तो x पे हमें x ही ले लेते हैं, 1, 2, 3 कोई भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। तो x हमने ले लिया और y कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा। तो फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे x तो कुछ आएगा, y आपका यहाँ पे 0 ही आएगा। तो इज इक्वी डिस्टेंस। अब ये पॉइंट P से और Q से इक्वल डिस्टेंस पे है, तब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पॉइंट को फाइंड करना है, यानी कि इस पॉइंट को यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं कि हम यहाँ पे लिख लेंगे कि P, इसको हम यहाँ पे कोई भी नेमिंग कर लेते हैं, PQ, इसको हम R ले लेते हैं। ओके, या फिर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको तो मैं ले लेती हूँ P और इसको मैं ले लेती हूँ A,
और इसको मैं ले लेती हूँ बी, तो इससे सही हो जाएगा। तो पी ए इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ, तो पी ए इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। और हम यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। इधर भी लगा लेंगे और इधर भी लगा लेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा। तो वन वेरिएबल में इक्वेशन है, तो हमारी यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। लेट पी एक्स कॉमा 0 बी अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। जो फिगर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी, यहाँ पे जहां फिगर बन रहा है वहां आपको बनाना है। ओके, तो यहाँ हम इस तरह से बना सकते थे, पी पॉइंट ए ले लिया, बी ले लिया, तो यहाँ पे आपको इस तरह से ड्रॉ कर देना है। तो लेट पी एक्स कॉमा 0 बी अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड लेट, इसको हमने नेमिंग कर दिया ए और इसको नेमिंग कर दिया हमने बी। फिर गिवन पॉइंट पी एक्स कॉमा 0 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। तो यहाँ से इक्वल डिस्टेंस है, इसलिए हमने पी ए इक्वल टू पी बी लिख दिया। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको हमने x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया, p एक ले लिया, p b के लिए x1 y1 है, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस x का स्क्वायर। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो माइनस 2 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया। फिर सेम यहाँ से, तो x2 माइनस x1, तो ये हो गया आपका यहाँ पे माइनस 4 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर भी। अब दोनों साइड रूट है, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे भी ये रूट से ये रूट कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा कितना यहाँ से 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 2 में से 0 गया, तो ये माइनस 2 ही बचेगा, तो माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। फिर ये माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये आपका यहाँ पे हो गया प्लस, और 2 में से 0 गया, तो ये बचा आपका 2 का स्क्वायर बच गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए माइनस बी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा ए माइनस बी के स्क्वायर में, ए माइनस बी का स्क्वायर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab हो जाएगा। तो पहले इसको लगा लेते हैं। ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 4 हो गया, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स यानी कि 4x हो गया। देखो 2 ये रहा, 2a आपका 2 है और b x है, 2 इंटू एक्स हो गया, और प्लस फिर माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4। फिर यहाँ पे तो ये a एक्चुअल में ये a प्लस b के स्क्वायर के दोनों जगह नेगेटिव ना, अब नेगेटिव को बाहर ले लो स्क्वायर के, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले से अगर हम देखें तो माइनस 4 का स्क्वायर, तो माइनस 4 का स्क्वायर हो गया आपका यहाँ पे 16 हो गया। ओके, और फिर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो माइनस एक्स का स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस फिर आपका देखो 2ab होता है ना, तो ये 2 हो गया, फिर माइनस एक 4 हो गया, फिर माइनस एक्स हो गया, तो माइनस माइनस आपका वैसे ही प्लस हो गया, तो 4 इंटू 2, तो ये आपका 8x हो गया, फिर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4। अब देखो इक्वल के दोनों साइड जो सेम साइन के वो कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से आपका ये 4 कैंसिल हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लें, तो इस 8x को अगर हम उधर लेके जाते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, इस माइनस 4x को हम उधर लेके आते हैं, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 4 है, ये प्लस का 16 उधर गया, तो ये हो गया माइनस का 16, और ये 8x यहाँ पे, ये माइनस का 4x इधर आके प्लस का 4x हो गया। तो 16 में प्लस माइनस माइनस 16 में से 4 गया, तो 12 बचा, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव का क्योंकि 16 बड़ा है। फिर 8 प्लस 4, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 12x हो गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, इस 12 को उधर लेके चले जाओ, माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो गया x, 12 से 12 कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो इसका मतलब x यहाँ पे कितना आ गया, -1 आ गया। तो इसका मतलब इस p के कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 0। तो सो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस -1, 0। तो ये पूरा लिख लिया, आपको यहाँ पे 2 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट मिल जाएगा। अब इसका ऑप्शन वाला पार्ट देखते हैं। तो ये 20 सेकंड का सेकंड पार्ट है, जिसमें जो ऑप्शन है आपका कि P पॉइंट इज -2, 5 एंड Q पॉइंट इज 3, 2 आर 2 पॉइंट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R ऑन PQ सच दैट PR इक्वल टू 2QR। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये P पॉइंट है, P को हमने ले लिया -2, 5, ये P ले लिया, और यहाँ पे हमारा Q पॉइंट है, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 3, 2। तो R2 पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R। R के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने ऑन PQ, जो कि इस लाइन PQ के ऊपर है। लेट कि मैंने R पॉइंट यहाँ पे ले लिया। अब R किस तरह से, PR इक्वल टू, यानी PR इक्वल टू 2QR, यानी P से लेके R तक जितना भी डिस्टेंस है वो RQ का डबल है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो PR हमने यहाँ लिख दिया, QR को मैं इधर ले जाती हूँ, तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो PR अपॉन QR इक्वल टू यहाँ पे आप क्या हो जाएगा 2, इसके डिवाइड में क्वेश्चन हमने 1 ले लिया। यानी कि ये हमें क्या दे रहा है, एक रेशियो दे रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि R पॉइंट जो है वो PQ को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो ये हम R को थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं, क्योंकि इधर रेशियो हमारा हो गया कम,
तो इसको इस तरह से ले लेते हैं, इधर ज़्यादा हो गया। तो इसके कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आर इस लाइन को, पी क्यू लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करा, तब उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो रेशियो वाला फॉर्मूला हम लगा लेंगे, सेक्शन वाला फॉर्मूला, जो कि हमारा क्या था, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यही हमारा फॉर्मूला था। तो ये जो 2 है ये आपका यहाँ पे m1 हो जाएगा, 1 आपका यहाँ पे m2 हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 × 3 प्लस -2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, और इस तरह से लिख के, और सिंपल क्वेश्चन है, हम यहाँ पे इसके आर के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फिगर बना लिया। जहाँ पे भी आपको फिगर लग रहा है वहाँ ड्रॉ कर लेना। सेम आपको जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, पी पॉइंट ले लिया, क्यू ले लिया, 2:1 रेशियो में डिवाइड कर लिया। तो गिवन पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑल्सो आर ऑन पी क्यू सच दैट, ये हमें गिवन था, यहाँ से हमने रेशियो बना लिया। तो सो आर डिवाइड्स पी क्यू इन 2:1 रेशियो। फिर हमने ये बताया कि आर, ये सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया। इसको m1 ले लिया, इसको m2 ले लिया, इसके p के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और q के कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लिया। तो अब आप इसमें वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, m1 x2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 × 3, तो ये हो गया 2 × 3 प्लस 1 × -2, 1 × -2 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे m1 y2 हो जाएगा, तो 2 × 2 प्लस 5 × 1, तो ये हो जाएगा 5 × 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 यहाँ पे हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 3 × 2 हो गया आपका यहाँ पे 6 प्लस माइनस 2 × 1 हो गया 2 डिवाइडेड बाय 3। फिर 2 × 2 आपका यहाँ पे गया 4 प्लस 5 × 1 5 डिवाइडेड बाय 2 + 1 हो गया 3। तो यानी 6 - 2 हो गया आपका यहाँ पे 4/3, और 5 + 4 आपका यहाँ पे हो गया 9/3। तो 3 की टोटल 9 आया 3 टाइम। तो ये कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पे क्या हो गए, 4/3 एंड 3 हो गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ, फाइनल आंसर लिखना आपको नहीं भूलना है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ R is 4/3, 3। ओके, तो ये इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया। नाउ नेक्स्ट, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 5 - 3√2 5 + 3√2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, x² - x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो जब हम इस तरह जनरल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि इसमें से कोई नंबर बाहर कॉमन आ जाए, तो इक्वेशन लिखने का ये तरीका, px = k x² - x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को हम अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, यहाँ पुट कर देना, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है, यहाँ पुट कर देना, और आपका यहाँ पे इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो गिवन जीरोस आर 5 - 3√2 5 + 3√2। तो सॉल्व करने का तरीका है, आपका रिप्रेजेंटेशन है, पेपर का सोल्यूशन आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो जीरोस आपको गिवन है, हमने लेट कर लिया कि ये अल्फा है और ये बीटा है। नाउ हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया सेम यहाँ पे, तो इसके साथ आप यहाँ पे इस तरह से लिख लो, ये जनरल फॉर्मूला हमारा इस तरह से होता है, k × x² - x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो नाउ अल्फा प्लस बीटा चाहिए, सम ऑफ जीरोस, तो हमने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कर दिया। तो आप यहाँ देखो, ये 3√2 माइनस का, ये 3√2 प्लस का, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचा कितना, 5 + 5 आपका बच गया 10। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आपका क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो a - b a + b हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो a - b a + b आपका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, a² यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 3√2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 माइनस 3 का स्क्वायर अलग होगा, √2 का स्क्वायर अलग होगा, और दोनों प्रोडक्ट होंगे। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, √2 का स्क्वायर होता है 2, 2 का स्क्वायर 4 जाता है। किसी भी इरेशनल नंबर का स्क्वायर करो वही नंबर आता है जो रूट के अंदर है। तो 9 × 2 ये आपका यहाँ पे हो गया 18। तो 25 - 18, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 7, यानी कि सम ऑफ जीरोस 10 आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका यहाँ पे आ रहा है 7। नाउ आप इसमें पुट कर लो, तो सो px = आपका यहाँ से कितना हो गया, k x² - x अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने 10 रख दिया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह हमने 7 दिया, यानी कि ये आपका हो गया k x² - 10x + 7 हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था, इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आए अभी तक हमारे पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीधा कोऑर्डिनेट कंस्ट्रक्शन से आया है। यहाँ पे 24 जो क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर विथ A and B एज सेंटर्स, ड्रॉ
सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। तो ये एनसीईआरटी 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। वैल्यू थोड़ी सी आपकी यहाँ पे चेंज हो सकती है बट पैटर्न आपका वही है, सेम टू सेम। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। इफ tan a इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin a प्लस 1/cos a। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको ट्राइंगल बना के इसको बताया है कि हम यहाँ पे इस तरह से एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो tan की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, हमें पता है कि tan थीटा हमारा क्या होता है, P/B होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ से कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हम एग्जैक्ट नहीं ले सकते हैं, रेशियो की फॉर्म में, तो इसको 3k कर दिया और बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4k हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ये इजीली फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो इसको जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर ऐसे आता है। तो बेस स्क्वायर यानी कि 3k का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 4k का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर तो 16k स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 25k स्क्वायर। तो ये h स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है, तो h इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे रूट आ जाएगा। तो 25 रूट से बाहर आके 5 हो जाएगा, k स्क्वायर रूट से बाहर आके k हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 5k। अब हमें 1/sin a प्लस 1/cos a चाहिए। तो फ्रैक्शन में sin a आ रहा है और फ्रैक्शन में यहाँ डिनोमिनेटर में sin a cos a आ रहा है। डायरेक्ट पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो बट हम इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। हमें पता है कि 1/sin a हमारा क्या होता है, cosec a होता है, और 1/cos a हमारा यहाँ पे क्या होता है, sec a होता है। तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा हो गया cosec a, ये हो गया आपका sec a हो गया। तो अब यहाँ से cosec a की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। cosec a हमारा यहाँ पे क्या होता है, h/p होता है। तो ये आपका h/p हो गया, 5k/3k हो जाएगा, k से k कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 5/3। और sec a आपका यहाँ क्या होता है, h/b होता है। तो ये 5k/4k हो जाएगा, k से k कैंसिल, 5/4 हो जाएगा। एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, एक ट्राइंगल बनाना तो आपको वैसे ही आता है। ओके तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया एज इट इज मैंने यहाँ पे ले दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये हो गया 12। 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 × 4 हो गया आपका यहाँ पे 20। और 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 × 3 हो गया 15। तो इसको 20 + 15 यानी कि 35/12 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस 1/sin a प्लस 1/cos a आपका यहाँ पे कितना हो गया, 35/12 हो गया। ठीक है, सिंपली हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ट्रिग्नोमेट्री से आपका कितना कोई टफ क्वेश्चन नहीं आया, सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। नाउ अब आप यहाँ पे देखो, इसी के ऑप्शन में आपके पास एक और क्वेश्चन है, तो जो इजी लगे वो आप सॉल्व कर सकते हो। इफ √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 है एंड थीटा की लिमिट है कि वो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, मतलब थीटा यहाँ पे क्या है, एक्यूट एंगल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करके ही हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, माइनस कॉस थीटा को इधर शिफ्ट कर लेती हूँ। तो ये √3 sin थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस साइन को उधर ले आती हूँ, वैल्यू को एक तरफ रखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक तरफ रखते हैं। तो ये हो गया √3 और ये हो जाएगा कॉस थीटा। साइन थीटा यहाँ प्रोडक्ट में था तो ये यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, यानी न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में। तो कॉस अपॉन साइन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। अब आप टेबल चेक करो, टेबल के अंदर √3 वैल्यू कहाँ पे होती है, तो √3 वैल्यू यहाँ पे होती है कॉट के अंदर, कॉट 30 डिग्री के अंदर। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉट थीटा। अगर दोनों एंगल यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। तो थीटा आपका यहाँ से कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। सॉल्व हो गया इजीली। तो ये इस तरह से आपको एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आपको आंसर यहाँ पे लिख देना है। नाउ अब यहाँ पे सेक्शन 3 जो है उसका लास्ट क्वेश्चन, जो 2 मार्क का हमारे पास में क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखो, इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विथ सेंटर O। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसने क्या किया है, सर्कमस्क्राइब किया, नहीं इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है जिसका सेंटर यहाँ पे क्या है, O है। एंड AD परपेंडिकुलर है AB के, तो ये AD AB के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया है। इफ रेडियस ऑफ इन सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, इस सर्कल का रेडियस कितना है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ एक्सिस, तो आपको ये वैल्यू यानी कि AB फाइंड करके बताना है। तो आप यहाँ पे देखो, या इसमें आपको एक तो थ्योरम्स याद होनी चाहिए कि एक सर्कल है, उसके एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हो तो वो लेंथ में इक्वल होती है। तो इस कंडीशन से आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास टोटल 4 एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के, A है, B है, C है और D है। तो आप यहाँ C से
अगर देखते हो तो सी आर इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा, तो एक हमारा यहाँ पे हो गया सी आर इक्वल टू सी क्यू। अगर मैं डी से देखती हूँ तो डी एस इक्वल टू डी आर हो जाएगा, बट इसकी मुझे जरूरत नहीं है। और यहाँ बी पॉइंट से देखते हैं तो पी बी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा, ये पी बी इक्वल टू मेरा हो जाएगा यहाँ पे बी क्यू। और ए पॉइंट देखते हैं तो ए एस इक्वल टू मेरा हो जाएगा ए पी, ए एस इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ए पी। तो अगर मुझे ए बी चाहिए तो ए बी मेरी यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगी, ए बी मेरी यहाँ पे इक्वल होगी ए पी के, ए पी प्लस पी बी के इक्वल होगी। अगर मैंने ए पी और पी बी फाइंड कर लिया तो मैं यहाँ पे ए बी इजीली यानी एक्स इजीली फाइंड कर लूँ, जो हमें एक्स फाइंड करना है ना वो हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देखो ये तो मेरा इजीली फाइंड हो जाएगा, क्योंकि ए आर से लेके सी तक का डिस्टेंस हमें 27 दिया हुआ है, तो सी से लेके क्यू तक अगर सी आर यहाँ पे मैंने लिखा ना अभी, ये देखो ये सी आर अगर मेरा 27 है तो सी क्यू भी मेरा कितना होगा 27 ही हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 27 है। अब मुझे ये चाहिए तो मैं 38 माइनस 27 कर देती, तो इजीली मेरा आ गया ये आपका यहाँ पे हो गया 11। तो यानी कि पी भी तो मेरा इजीली आ गया 11 सेंटीमीटर। ओके, अब मुझे ए पी चाहिए, ये वाली डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी, ताकि इसमें या इसको ऐड कर ले और ये हमारा यहाँ पे आ जाए। तो ये आपका यहाँ पे 11 हो गया। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 11 हो गया तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 11, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया कि ये हो गया 11। नाउ एपी देखते कैसे फाइंड करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करो, देखो हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे टेंजेंट है, ये टेंजेंट है ये पूरी, और ये रेडियस है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया। और ये भी यहाँ से अगर मैं इसको पी पॉइंट पे ज्वाइन कर देती हूँ तो ये भी टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो यहाँ भी एंगल हो गया आपका 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये आपको गिवन था 90 डिग्री। तो एक क्वाड्रिलेटरल में अगर 3 एंगल 90 तो चौथा अपने आप यहाँ पे क्या हो गया 90 डिग्री एंगल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ए पी ओ एस या तो आपका रेक्टेंगल है या आपका स्क्वायर है, क्योंकि चारों एंगल 90 डिग्री दो ही शेप में होते हैं, या तो ये स्क्वायर है या फिर आपका यहाँ पे क्या है रेक्टेंगल है। तो अब उसमें से अगर ये स्क्वायर हो जाता है तो ये 10 है, तो ये चारों साइड आपकी यहाँ पे 10 हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। बट अगर ये रेक्टेंगल होता है तो अलग कंडीशन लगाएंगे। ओके, तो ये आपका रेक्टेंगल नहीं होगा, ये आपका स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट साइड्स दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो ये सॉरी अपोजिट नहीं कंसेक्यूटिव साइड्स है, तो ये लगातार वाली साइड है ना, ये भी 10 है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, बट यहाँ पे हमारी कंसेक्यूटिव साइड इक्वल आ रही है। इसका मतलब आपका ये पूरा यहाँ पे चारों एंगल 90 और दो कंसेक्यूटिव साइड इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये आपका क्या है स्क्वायर है, ये भी 10 है ये भी 10 है, तो इसी वजह से ये आपका स्क्वायर बन गया। स्क्वायर बन गया तो चारों साइड आपकी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की हो गई। तो एपी भी आपका यहाँ पे क्या हो गया 10 सेंटीमीटर का हो गया। तो 10 प्लस 11 आपका यहाँ पे हो गया 21 सेंटीमीटर, यानी एक्स आपका यहाँ पे कितना आ रहा है 21 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये तो हो गया एक्सप्लेन करने वाली बात। अब आंसर कैसे लिखना है, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। अब ये आपका सॉल्यूशन इतना बड़ा है तो ये आपका लगभग 2 मार्क्स का तो नहीं 3 मार्क्स का क्वेश्चन होना था, बट अब जो क्वेश्चन है वो तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो फिगर आपको गिवन हो या नहीं गिवन हो, जहां आपको लगता है बनाना है तो वहां ड्रॉ करना है, या गिवन है तो ड्रॉ करना ही करना है। तो गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर O एंड AD परपेंडिकुलर AB, सो एंगल A इक्वल टू 90, ये हमने गिवन लिख दिया। अब हमने कंस्ट्रक्शन किया, OP को ज्वाइन किया, OP को ज्वाइन किया तो ये एंगल भी 90 ये एंगल भी 90, दोनों 90 हो गए। तो रीजन हमको यहाँ पे लिख देना दोनों 90 क्यों होंगे। तो थ्योरम हमने लिख दिया कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जहां पर भी वो सर्कल को यहाँ पे टेंजेंट और रेडियस का जहां पे कांटेक्ट होगा वहां पे आपका एंगल 90 डिग्री बनेगा। ऑल्सो OS इक्वल टू OP आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही आपकी यहाँ पे क्या है रेडियस है। फिर अब आप यहाँ पे इसको स्क्वायर क्यों हुआ है वो हम बता रहे। तो सिंस इन क्वाड्रिलेटरल ये चारों एंगल इक्वल है और आपकी ये दो साइड यहाँ पे इक्वल है, इसकी वजह से ये आपका स्क्वायर हो गया। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर लिया, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव साइड्स आपकी यहाँ पे इक्वल है तो ये स्क्वायर हो गया। तो ये चारों साइड आपकी क्या हो गई इक्वल हो गई। एक्चुअल में हमें AP फाइंड करना था तो ये हमने यहाँ से AP बता दिया। नाउ अब हमें PB चाहिए, क्योंकि यही हमारा यहाँ पे क्या है एक्स है। तो PB चाहिए, तो PB के लिए हमने क्या कहा कि CQ इक्वल टू CR कर दिया, तो BQ हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। तो इसकी अब यहाँ पे जरूरत नहीं थी, इसको हम यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके, PB के लिए हम सिर्फ ये लिख देते हैं। तो CB आपका 38 था, तो CB आपका किसके इक्वल है, CB आपका CQ प्लस BQ के इक्वल है। तो जो जो CB गिवन है CQ गिवन हमने वैल्यू पुट किया, BQ फाइंड किया 11 आ गया। नाउ x इक्वल टू इन दोनों का AP का और BQ का सम किया तो ये 21 सेंटीमीटर हो गया, यानी AP प्लस PB। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, हैंस x इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो। इस तरह से आप आंसर लिखोगे तब आपको यहाँ पे जो भी आपने रीजन लिखा है उसको थ्योरम से आपको लिखना है। ये
इक्वल है तो क्यों है, ये एंगल इक्वल है तो इसका क्या रीज़न है, यहाँ पे ये साइड इक्वल है तो क्यों है, तो सारा एक्सप्लेन करके आपको एग्जाम में इस तरीके से बताना है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन, हमारा सेक्शन 4 यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये हमने किए हैं यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ये 21 से लेके 26 तक 6 क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के थे। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपका सिमिलर क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी बुक से आया है। प्रूव दैट 2 माइनस रूट 3 इज इरेशनल गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल। ओके, आपको यहाँ पे इसको 2 माइनस रूट 3 को इरेशनल प्रूव करके बताना है अगर आपको रूट 3 इरेशनल दिया हुआ है। तो ये देखो सेम आपका यहाँ पे है, बस 5 की जगह आपका 2 है, तो ये इसका सिमिलर क्वेश्चन आपको आया है। तो आप जहाँ भी आपको यहाँ पे 5 दिख रहा है ना, वहाँ आप यहाँ पे 2 कर देना। तो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्री, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इरेशनल प्रूव करना, हम लेके चलते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे A और B क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर है मतलब कि लाइक जैसे 2 अपॉन 3 है, जैसे ये दोनों जो नंबर है वो सिर्फ इनका कॉमन फैक्टर एक ही है। जैसे हमारा 2 अपॉन 3 हो गया, तो 2 और 3 आपके यहाँ पे सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते हैं। तो नाउ अब इसको सॉल्व कर लो। अब हमें पता है कि हमारे पास रैशनल है, ये हमारे रैशनल है, तो इसमें से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके सारे रैशनल नंबर एक तरफ, क्योंकि इंटीजर से मिलके हमारे रैशनल नंबर बनते हैं, तो इनको हम एक तरफ ले जाते हैं, इरेशनल नंबर को हम एक तरफ लेके चले जाते हैं। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, A अपॉन बी को हम इधर लेके चले गए, रूट 3 को हम इधर लेके आ गए, बस हो गया सॉल्यूशन। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। तो इसको बाद अब इक्वेशन को रीअरेंज कर दो, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो B और 1 का एलसीएम B हो जाएगा, तो ये 5 इंटू B माइनस A अपॉन हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या कहोगे, क्योंकि A B 5 ये सारे हमारे क्या है, इंटीजर्स है, तो इंटीजर से बनने वाला ये पूरी जो टर्म होगी वो हमारी रैशनल होगी। बट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि रूट 3 हमारा यहाँ पे इरेशनल है, तो आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो कि ये अगर हमारा रैशनल है तो ये रूट 3 के इक्वल है, ये टर्म हमारी किसके इक्वल है, रूट 3 के इक्वल है। अगर ये रैशनल आ रहा है तो ये भी रैशनल होगा, इक्वल है इसलिए। बट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे गिवन है उसके अंदर कि रूट 3 तो आपका इरेशनल है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल। तो इसीलिए दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजम्पशन। क्योंकि अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ये इनकरेक्ट अजम्पशन लिया, हमने जो लेट किया ना यहाँ पे वो रॉन्ग किया है, हमने इसको रैशनल लिया, जबकि ये हमारा क्या आना चाहिए यहाँ पे इरेशनल आना चाहिए। ये बिल्कुल एज इट इज आपको आंसर कॉपी कर लेना है, बस 5 की जगह पे आप इसको 2 कर देना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस px प्लस 4 इक्वल टू 0 इज 2/3, यानी इस इक्वेशन का एक रूट आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है p की एंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन का अदर दूसरा रूट भी हमें फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट होंगे, एक रूट आपको दिया हुआ है, दूसरा रूट फाइंड करना है। तो पहले तो रूट हम तब फाइंड करेंगे ना जब हम p को फाइंड करेंगे। तो पहला यहाँ पे 2 पार्ट है क्वेश्चन के, एक आपको p फाइंड करना है, एक दूसरा रूट फाइंड करना है। तो p फाइंड करने के लिए तो सिंपल तरीका है, जो भी रूट आपको दिया हुआ इस इक्वेशन में पुट कर लो, क्योंकि जो भी इसके जीरोज होंगे, जो भी इसके रूट होंगे, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो उससे हम यहाँ पे p की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, फिर p की वैल्यू को पुट करके और फिर हम अदर रूट फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से हमें सोल्यूशन लिखना है। गिवन इक्वेशन हमने लिख दिया और हमें यहाँ पे एक रूट गिवन है, जिसको हम यहाँ पे जो रूट होते हैं उसको हम x की इक्वल भी लिख सकते हैं या फिर उसको हम अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। तो जब हमें अल्फा बीटा की फॉर्म में सॉल्व करना है अल्फा बीटा की फॉर्म में ले लो, और जब हमें यहाँ पे पता है कि हमें x की वैल्यू को यहाँ पुट करना है तो मैंने x इक्वल टू 2/3 ले लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 जीरोज आएंगे, तो क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो ये हमारा एक जीरो ये हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब हमें p की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते। तो इक्वेशन को मैंने px के इक्वल ले लिया। नाउ जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे हमने इसको 2/3 को पुट कर दिया। बस अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हो गया 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4, और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 कर दिया, क्योंकि एक 3 से यहाँ पे एक 3 कैंसिल हो रहा है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2p/3 हो जाएगा, और ये प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 4 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से क्या बचा है आपका 4/3 प्लस 2p/3 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, चाहे तो पूरा एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लें, नहीं तो सिर्फ नंबर का एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, इसको एज इट इज रहने देते। तो इसको और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये 2p/3 को हमने एज इट इज रहने दिया, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इसके डिनोमिनेटर 1 लिया। तो 3 और 1 का एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा। तो 3 के टेबल में 3 आया 1 टाइम, तो 4 इंटू 1 हो गया 4। फिर 1 के टेबल में 3 आया 3 टाइम, तो यहाँ पे 4 इंटू 3 ये आपका कितना हो जाएगा
जाएगा 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। नाउ इसको सॉल्व करो 2p/3, तो 12 + 4 तो ये आपका यहाँ पे हो गया 16/3 इक्वल टू 0। तो अब हम इसको उधर लेके चलते हैं, तो 2p/3 हमको यहीं रखा, प्लस का 16/3 उधर जाके माइनस का 16/3 हो गया। नाउ p की वैल्यू को फाइंड करना है, तो p इक्वल टू माइनस का 16/3 तो यहाँ पर है। अब 2/3 को उधर लेके चले जाओ, तो p के ये प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, डिवाइड में तो इस तरह से आता है 2/3 करके, तो एक स्टेप को मैंने यहाँ कम कर दिया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 16 कैंसिल हो गया 8 टाइम, तो यानी कि p आपका यहाँ से कितना हो गया, -8 आ गया। तो ये तो हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया कि अब ये 3 क्वेश्चन के 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो गए 27 से, तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हैंस p इक्वल टू -8। तो नाउ हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो नाउ इक्वेशन आपकी होगी अब 3x² प्लस p की जगह रखा -8 x + 4 इक्वल टू 0। तो यानी इक्वेशन आपकी क्या हो गई, 3x² प्लस माइनस 8 इंटू एक्स 8x + 4 इक्वल टू 0। ना हमें अदर 0 फाइंड करना है, तो इसको हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, तो सॉल्विंग बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिट से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो मिडिल टर्म में आपका यहाँ पे क्या होता है, ये कांस्टेंट का साइन प्लस है, तो हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए कि p + q करने पर बीच वाली x का कोफिशिएंट यानी कि 8 आए, और दोनों का प्रोडक्ट करने पर 3 × 4 यानी x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का प्रोडक्ट करने पर जो नंबर आता है वो है। तो हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिसका सम तो हमारे पास 8 है और जिसका प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे 12 है। तो आप यहाँ पे देखो, मुझे ये पता है 6 × 2 कितना होता है, 6 × 2 12 होता है, और 6 + 2 कितना होता है, 6 + 2 हमारा 8 होता है। तो 6 और 2 दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे p हो गया यहाँ पे 6 और q हो गया यहाँ पे 2। तो प्लस है यहाँ पे, तो कोई भी यहाँ पे q भी 6 हो सकता है और p यहाँ पे 2 हो सकता है। प्लस में आपका यहाँ पे कोई चेंज कुछ भी आप ले सकते हो। नाउ अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, 8 की जगह पे हम पुट कर लेते हैं 6 + 2, और ये x + 4 यहाँ पे एज इट इज हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करो, इसमें से माइनस प्लस माइनस 6 × x 6 माइनस प्लस माइनस 2 × x 2x + 4 इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट 2 लास्ट 2 में से आप कॉमन ले लो, तो ये मैंने यहाँ पे 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से सिर्फ x बचा, माइनस बचा, 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम, x आपका बाहर आ गया। फिर यहाँ पे जो भी टर्म है, जो भी साइन है वो बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में 4 आता है 2 भी आता है, तो यहाँ से नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। 2 के टेबल में 4 आया आपका 2 टाइम इक्वल में 0। नाउ ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं और जो हमने कॉमन लेते हैं उसको मिला के एक ब्रैकेट बना लेते हैं। ये हो गया आपका 0। तो अब ये दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे 0, तो या तो ये इसकी वजह से या इसकी वजह से, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। when x - 2 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू आपका 2 हो गया। और when 3x - 2 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज 3x इक्वल टू -2 इधर आ गया +2 हो गया, और x इक्वल टू आपका 2 और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, तो 2/3 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यू हो गई, एक तो हो गई आपकी x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू आपकी हो गई यहाँ पे 2/3। तो x इक्वल टू 2/3 तो आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन था, तो हमारा अदर 0 यहाँ पे कौन हो जाएगा, x इक्वल टू 2। तो हैंस अदर रूट ऑफ इक्वेशन इज x इक्वल टू 2। ये फाइनल आंसर आपको लिखना है, नहीं भूलना। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो इतना आंसर हमें यहाँ पे लिख के बताना है। ओके, तो आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट लिख करके और नोट डाउन कर लो। नाउ इसी क्वेश्चन में आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट अल्फा और बीटा आर सच दैट, इस तरह से हैं कि अल्फा माइनस बीटा, अगर आप इन दोनों रूट का सब्ट्रैक्शन करो तो वो 1 आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तब आपको यहाँ पे k की वैल्यू को फाइंड करके बताना है। तो ये क्वेश्चन देखो पहले जैसा नहीं है, आपको यहाँ पे रूट गिवन था, हमें यहाँ पे क्या गिवन था, ओनली अल्फा यहाँ पे हमें गिवन था, तो हमने उस वैल्यू को यहाँ पे यानी x इक्वल टू 2/3 लेके इसको पुट करके हमने p की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आपको यहाँ पे
एक रूट नहीं गिवन है, दोनों रूट का रिलेशन गिवन है कि इन दोनों रूट का सब्ट्रैक्शन आपको यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो अब आपको यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। दोनों अलग अलग जीरोस को फाइंड करोगे तो कोई भी एक जीरो इसमें पुट करके हम के की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, या फिर हमारा जो पास जो रिलेशन है यहाँ पे सम ऑफ जीरोस के बीच में और इसके कोफिशिएंट के बीच में, वहां से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रिलेशन हमारे पास क्या है कि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो हमारा होता है सी बाई ए। तो ए बी सी यहाँ से कौन हो जाएगा, ए आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, बी यहाँ पे कौन है एक्स का कोफिशिएंट तो हो गया -5, और सी यहाँ पे कौन हो गया ये कांस्टेंट टर्म तो 3k-1। तो ये वैल्यू और इस वैल्यू और ये जो गिवन है उसको मिला के हम यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू को फाइंड करके, चाहे अल्फा बीटा की वैल्यू ना भी फाइंड कर सके तो कैसे भी करके इनसे हम के की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो गिवन इक्वेशन हमने यहाँ लिख लिया, रूट्स हमें गिवन थे वो भी लिख दिया, और हमें जो कंडीशन गिवन थी वो भी हमने यहाँ पे लिख दी। फिर हमने यहाँ पे जो जीरोस के अंदर और इसके कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन बताया हम उसको लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि अगर a माइनस बी हमें गिवन है तो अगर a प्लस बी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें अल्फा बीटा अलग अलग यहाँ पे मिल जाएंगे, दोनों जीरोस हमें यहाँ पे अलग अलग मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा ये तो हम यहाँ पे नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल हो रहे हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम अल्फा बीटा यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के नहीं सॉल्व कर सकते, बट ए बी सी की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि ये इनके कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a1 हो गया, एक्स का कोफिशिएंट -5 हो गया, कांस्टेंट आपका सी हो गया। नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा अब यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो एक माइनस यहाँ पे पहले से और माइनस, और इसके बाद बी कितना है, बी आपका यहाँ पे -5 और ए कितना है यहाँ पे आपका 1 हो गया। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपका यहाँ से हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 5, और अल्फा इंटू बीटा आपका सी बाई ए होता है तो 3 इंटू k-1 सी बाई ए तो ये हो गया 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा आपका हो गया 3 इंटू k-1 हो गया। तो अब आप यहाँ से देखो, मैं इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन ये हमारी सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई, तो मैं यहाँ अगर अल्फा बीटा की वैल्यू को पुट कर लेती हूँ तो इजीली k की वैल्यू आ जाएगी। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 और 2 को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 हो गया। तो बीटा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गए बिना साइन चेंज के, अल्फा प्लस अल्फा आपका 2 अल्फा इक्वल टू 5 प्लस 1 6 हो गया, यानी अल्फा हो गया आपका 6, 2 प्रोडक्ट में आ जाएगा डिवाइड में, 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 टाइम, यानी कि अल्फा इक्वल टू आपका यहाँ से हो गया 3। ना अल्फा की वैल्यू को किसी में भी पुट कर लो, चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, तो हम इसमें पुट करते हैं सेकेंड के अंदर, तो पुटिंग अल्फा इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 है, तो ये आपका हो गया 3 प्लस बीटा इक्वल टू 5, तो दिस इम्प्लाइज बीटा इक्वल टू 5 प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो गया, यानी कि बीटा इक्वल टू आपका यहाँ से कितना हो गया 2 हो गया। तो हमने अल्फा भी फाइंड कर लिया, बीटा भी फाइंड कर लिया। नाउ फ्रॉम 3 से, अब इसके अंदर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, तो फ्रॉम 3 से आपका यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या है 3 इंटू k-1 है, तो वैल्यू पुट करो, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू को पुट कर लिया 3k-1। अब इस 3 को हम उधर लेके चले जाए या फिर ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ सेम रिलेशन में है प्रोडक्ट में, तो अब आपका यहाँ से कितना बचा 2 इक्वल टू k-1। अब -1 को उधर लेके जाओ तो ये +1 हो गया, तो यानी कि यहाँ से आपका आ गया k कितना आ गया, k इक्वल टू आपका आ गया यहाँ से 3, तो हैंस द वैल्यू ऑफ k इज 3। तो ये आपका क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट 29। So next question is, in the figure ABCD is a square of side 14 cm. Semicircles are drawn with each side of squares as diameter. Find the area of the shaded region. अब आपका ये क्वेश्चन NCERT बुक से ही आया है, बट वहाँ पे शेडेड रीजन ये था और ये वाला अनशेडेड था। अब यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज कर दिया कि ये जो बाहर वाला पोर्शन है उसको शेडेड कर दिया और अंदर वाले को अनशेडेड कर दिया। तो ये देखो, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे ये लीफ आपकी शेडेड है। तो इसमें क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहले हमने इन पोर्शन का एरिया फाइंड किया था, तो अब आपको क्या करना है, इन पोर्शन के एरिया को ही ऐड कर देना है। यहाँ पे हमने क्या किया था, इन चारों लीफ के एरिया को फाइंड करके टोटल
एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ABCD में से इन 4 एरिया को सब्ट्रैक्ट कर लिया था। बट अब यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, क्योंकि हमारे पास ये वाला शेडेड एरिया है ना, तो आप इसको 1 नेमिंग कर दो, इसको 2 कर दो, ये 3 हमने यहाँ पे अलग अलग इनके एरिया फाइंड किए थे और उनको हम फिर आपको ऐड कर देना है। तो एरिया कैसे फाइंड किया था, ये देखो इसी फिगर को हमने यहाँ पे 2 पार्ट में चेंज किया था। एक ये सेमी सर्कल हमने बना लिया, दूसरा सेमी सर्कल हमने इस तरह से बना लिया। अगर आप इस एरिया स्क्वायर के एरिया में से अगर इन सर्कल के इस सेमी सर्कल को और इस सेमी सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये फर्स्ट एरिया प्लस सेकंड एरिया आ जाएगा। फिर सेकंड हमने यहाँ पे एक और फिगर बनाया था, अब हमने सेमी सर्कल को इस तरह से बनाया, एक सेमी सर्कल ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया। तो अगेन आप यहाँ पे क्या करोगे, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से इसको और इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 2 सेमी सर्कल के एरिया को, थर्ड प्लस फोर्थ का एरिया हो जाएगा। तो 1 + 2 का आपका यहाँ से जब एरिया फाइंड करोगे ये आएगा आपका 42, और यहाँ से जब आप फाइंड करोगे तो ये भी आएगा आपका 42, दोनों को ऐड कर लोगे तो आपका आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आप इजीली कर लोगे। इस क्वेश्चन से एक बार आप यहाँ पे आइडिया लेना, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है चैप्टर नंबर 12 का। तो ये मैंने वीडियो अपलोड किया है, वहाँ से आप इसको देख लेना। नहीं तो मैंने आपको सिंपली एक्सप्लेन कर लिया। यहाँ पे सेमी सर्कल का एरिया हमें पता है πr² 2 होता है, स्क्वायर का एरिया हमें पता है साइड स्क्वायर होता है, तो उसको आप इसको सॉल्व कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the perimeter of 2 similar triangles are 25 cm 15 cm respectively। तो 2 सिमिलर ट्राइंगल है, उनके पेरीमीटर्स हमें यहाँ पे गिवन है 25 और 15। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड जो है, इफ वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकंड ट्राइंगल। तो हमको उसे करस्पॉन्डिंग जो भी ट्राइंगल है, लेट के हमने एक ABC ले लिया और एक हमने यहाँ पे PQR ले लिया। तो आपके यहाँ पे अगर AB गिवन है तो हमें PQ फाइंड करके बताना है। तो यहाँ पे देखो लेट ABC एंड PQR आर 2 ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। तो हमें पता है कि जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो उनके पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होता है। तो ये कैसे आया, तो देखो AB/PQ, ये SAS आपको थ्योरम कराई थी ना, उससे यहाँ पे हमने देखा था कि AB/PQ BC/QR और AC/PR हो गई। ये साइड इसके रेशियो के साथ, ये साइड इसके रेशियो के साथ और ये साइड इसके रेशियो के साथ है। अगर इस ट्राइंगल के तीनों साइड का रेशियो इक्वल है तो AB + BC + AC का रेशियो PQ + QR + PR के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, यानी कि पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो इसको मतलब क्या होगा कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो इक्वल होगा रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल्स के। तो अब हमें पेरीमीटर आपको यहाँ पे गिवन है, अब हम कोई भी 2 साइड ले लेते हैं, लेट कि मैं AB/PQ ले लेती हूँ। इससे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये आपका साइड हो गया AB/PQ। यहाँ पे इन दोनों को कोई भी, इसमें से कोई भी साइड का रेशियो ले लो, क्योंकि हमें इसके करस्पॉन्डिंग साइड फाइंड करनी है। तो AB हमें गिवन है तो हमें PQ फाइंड करना है इस तरह से। तो ये आपका यहाँ पे क्या होगा, AB/PQ ले लिया। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC हमें दिया हुआ है 25, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR हमें दिया हुआ है 15, और हमें क्वेश्चन में एक साइड भी यहाँ पे गिवन थी जो कि 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये अभी हमको यहाँ पे गिवन है 9 सेंटीमीटर। लेट AB इक्वल टू आपका 9 सेंटीमीटर, इतना वैल्यू पुट करो, 9/PQ इक्वल टू 25/15। फर्स्ट ट्राइंगल का गिवन है, हमने फर्स्ट ABC लिया है तो AB की वैल्यू पुट कर दिया। नाउ PQ फाइंड करते हैं। तो PQ फाइंड करना है तो इसको इधर ले जाते हैं, इन दोनों को इधर लेके चले जाते हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 9 हो गया यहाँ पे एज इट इज, 15 यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो इधर चला जाएगा न्यूमरेटर में, 25 या न्यूमरेटर में तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, PQ यहाँ डिनोमिनेटर में तो इधर चला जाएगा न्यूमरेटर में। अब आप इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे ये 5 के टेबल से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम, ये 5 के टेबल से कैंसिल हो रहा है 5 टाइम। तो अब यहाँ पे और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये हो गया आपका 27/5 इक्वल टू PQ। तो जब उसको सॉल्व करोगे तो ये 5.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, हैंस PQ इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, यानी कि जो क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है कि हैंस द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकंड ट्राइंगल इज PQ 5.4 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये डायरेक्ट आपका NCERT बुक से आया, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट BD इक्वल टू 1/3 BC प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो ये आप मेरे वीडियो में देख लेना, ये सेम आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 15 बाय मैथ्स टीचर। तो आप इसको जैसे ही वहाँ
माइक बटन पे बोलोगे आपको ये आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 31, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 16। तो यहाँ पे आपको इस जो भी आपको ये टेबल गिवन है, इस डेटा का जो मीडियन आपको यहाँ पे गिवन है वो कितना है, हमारे पास 16 गिवन है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे मीडियन गिवन है 16। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ए एंड बी। आपको यहाँ पे ए फाइंड करना है और यहाँ पे बी फाइंड करना है। इफ द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी 70, तो यानी कि समीशन एफ भी हमें यहाँ पे गिवन है 70 और मीडियन भी हमें यहाँ पे गिवन है 16। तो अब आपको क्या करना पड़ता है, अब यहाँ पे हमें सी एफ कैलकुलेट करना पड़ता है पहले, क्योंकि अब मीडियन बनाने के लिए हमेशा सी एफ कैलकुलेट होता है। तो सी एफ आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 12 का 12 ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 प्लस ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका 12 प्लस ए, तो ये आपका हो जाएगा 12 प्लस 12 24 प्लस ए। नाउ 24 प्लस 15, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 39 प्लस ए। अब यहाँ पे ये बी वेरिएबल में आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 39 प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। ओके, फिर 39 प्लस 6, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 45 प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। फिर 45 प्लस 6, तो ये आपका हो जाएगा 51 प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। और 51 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 55 प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग जो सी एफ की लास्ट टर्म होती है वो और ये समीशन एफ सेम होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ से आपका क्या हो गया कि एक इक्वेशन तो हमने यहाँ से बना ली, 55 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू हमारे पास हो गया 70। नाउ नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको मीडियन भी यहाँ पे गिवन है, क्योंकि दो वेरिएबल फाइंड करने तो दो इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन तो हमने यहाँ पे समीशन एफ से बना ली, अब दूसरी इक्वेशन हम मीडियन से बनाएंगे, मीडियन का फॉर्मूला लगा के। तो मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला में जो भी वैल्यू हमें गिवन है वो हम पुट करेंगे और यहाँ से एक और इक्वेशन बनाएंगे, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो मैं क्वेश्चन में टेबल नहीं बना रही हूँ, ये टेबल आपको एज इट इज वहाँ पे एग्जाम में बनानी है। ये क्लास इस तरह से लिखना है, फ्रीक्वेंसी लिखना है और फिर आपको ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले मीडियन क्लास कौन सी होगी, तो एन आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, समेशन एफ आपका यहाँ पे क्या होता है, यानी समेशन एफ यहाँ पे एन होता है। तो एन इक्वल टू समेशन एफ होता है। तो हमें एन बाई टू कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो एन बाई टू आपका क्या हो जाएगा 70 बाई टू, यानी कि ये हो गया 35। तो 35 से जस्ट बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, ये वाली होगी हमारे पास। 35 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा, 39 है। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो मीडियन क्लास में हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट को देख लेते हैं, यहीं से हमारी वैल्यू आती है। इसमें से एफ कौन है, सी एफ कौन है, यहाँ से हमारा एल कौन है, लोअर लिमिट हो जाएगी ये। तो नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन अटेंड करना है, तो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर टेबल भी फिर से बना दिया। तो ये मैंने यहाँ पर टेबल बना लिया, जो आपको एक्सप्लेन किया बिल्कुल ये सम कर दिया, सी एफ यहाँ पे बना लिया, जो भी फॉर्मूला था उसमें ईच टर्म को आपको एक्सप्लेन करना है। एल कौन है, एन बाई टू का क्या मतलब है, सी एफ का क्या मतलब है। कोई भी अगर मीडियन मोड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको उसके फॉर्मूले में ईच टर्म को जरूर एक्सप्लेन करना है और उसके बाद में आपको इक्वल में वैल्यू लिखना है। तो आप यहाँ पे देखो, हमने एन बाई टू कैलकुलेट किया, इससे जस्ट ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी हमारी 39 प्लस ए है, तो ये मीडियन क्लास हो गई यहाँ पे। तो अब मीडियन क्लास हो गया, उसके बाद में अब यहाँ पे क्या देखा, ये जो 55 प्लस ए प्लस बी हमेशा यहाँ पे इक्वल होते हैं समेशन एफ के। तो ये हमें यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन था 70, तो 55 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू आपका 70 हो गया। 55 को इधर शिफ्ट किया, सॉल्व किया, तो ए प्लस बी आपका यहाँ से इक्वेशन 15 आ गई। नाउ एल आपका क्या होता है, एल आपका लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होता है, तो वो हो गया 15। फिर एन बाई टू हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड बाई 2 यानी 35 हो गया। सी एफ तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन जस्ट प्रेसिडिंग, इससे जस्ट प्रेसिडिंग वाली जो या इससे जस्ट पहले वाली जो मीडियन क्लास होती है वो आपको यहाँ पे लेनी, जस्ट उससे जस्ट मीडियन क्लास नहीं, जो आपकी यहाँ पे ये मीडियन क्लास है इससे जस्ट ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। और एफ तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होता है। एच आपका क्लास का साइज होता है, यानी 20 माइनस 15, किसी को भी कर लो, यहाँ पे क्लास साइज सबका सेम है, तो ये आपका हो गया 5। नाउ आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, तो ये एल आपने यहाँ पुट कर लिया 15 प्लस, और मीडियन भी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 16, तो ये भी पुट कर लिया। एन बाई टू तो ये 35 माइनस सी एफ हमारा था 24 प्लस ए डिवाइडेड बाई एफ आपका यहाँ पे कितना था 15, और ये हो गया इंटू 5। तो ये हमने 5 से कैंसिल कर दिया 3 टाइम। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस 15 को उधर लेके चलती हूँ ताकि ये इजीली सॉल्व हो जाए। तो ये हो गया 16 माइनस 15 इक्वल टू 35 माइनस प्लस माइनस 24 माइनस प्लस माइनस ए हो गया। तो 16 माइनस 15 तो हो गया 1, 35 में से 24 गया, तो ये बचा 11 माइनस ए। अब ए की वैल्यू को चाहिए, ए उधर शिफ्ट कर लो, तो ए माइनस का ए उधर गया, प्लस का ए हो गया, और प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो गया, यानी कि ए इक्वल टू यहाँ से हमारा यहाँ कितना आ गया। अच्छा, हम एक चीज़ तो यहाँ मिस कर दिया, ये 3 भी तो यहाँ पे था ना,
3 यहाँ था ना, तो ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक स्टेप और लिख ले, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1 3 इक्वल टू 11 माइनस ए हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो आएगा वो 3 आएगा साथ में, तो 11 माइनस 3 आपका यहाँ से ए कितना हो गया, 8 हो गया। ओके, तो यहाँ से हमारा ए 8 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लो, इसको हम यहाँ पे पुटिंग a इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया आपका 8 प्लस बी इक्वल टू आपका हो गया 18। तो b इक्वल टू कितना हो गया 18 माइनस 8, तो एक सेकेंड 15, बहुत मिस्टेक हो रही है, ये आपका a प्लस बी यहाँ 15 है ना, तो 15 माइनस 8 हो गया, 15 माइनस 8 हो गया आपका यहाँ पे 7 हो गया। तो a इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, हैंस a इक्वल टू 8 एंड b इक्वल टू हो गया आपका 7 हो गया। तो ये हमारी a और b की वैल्यू होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 32। If the angles of elevation of the top of the candles from two coins, तो यहाँ पे क्या angle of elevation of the top of the candle, तो ये देखो यहाँ पे एक कैंडल है, अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एलिवेशन वर्ड आ रहा मतलब एंगल आपका नीचे से ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, तो टॉप ऑफ द कैंडल यानी नीचे से हम कहाँ देख रहे हैं, इसके टॉप को देख रहे हैं, ये जो कैंडल है ना इसके टॉप को देख रहे हैं। ओके, तो फ्रॉम 2 कॉइन्स डिस्टेंस a सेंटीमीटर एंड b सेंटीमीटर। अब 2 कॉइन यहाँ रखे, एक कॉइन लेट यहाँ रखा है, एक कॉइन लेट हमारा यहाँ रखा है, तो दोनों के डिस्टेंस a सेंटीमीटर है और b सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे कहा है a बड़ा है b से, तो इसका मतलब इस कॉइन की डिस्टेंस ज़्यादा होगी, इस कॉइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस होगी a सेंटीमीटर और इस कॉइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस होगी आपकी 20 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम इट्स बेस, अब आप एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बन रहा है, इन दोनों के बेस से, तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो एक यहाँ से यहाँ देख रहे एक एंगल ये बन रहा है, एक यहाँ से यहाँ देख रहे एक एंगल आपका ये बन रहा है इन द फ्रॉम इट्स बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन बना दिया, फ्रॉम इट आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी कौन सा एंगल 30 होगा कौन सा 60 होगा, क्योंकि ए बी के लिए तो कंडीशन दी थी कि जो ज़्यादा डिस्टेंस है वो आपकी यहाँ पे ए है, जो कम डिस्टेंस है वो आपकी बी है। तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखना कि जो एंगल बड़ा होता है वो पास होता है, क्योंकि जितना जितना पास जाते हो एंगल बड़ा होता जाता है। तो ये 60 डिग्री का जो एंगल होगा वो आपका यहाँ आएगा और 30 डिग्री का एंगल आपका यहाँ आएगा। जब हम यहाँ पे एंगल बनाते हैं 30 आपका छोटा सा बनता है और 60 बनाते तो बड़ा बनता है, तो ये यहाँ पे गैप ज़्यादा होता है, तो ये गैप ज़्यादा है, ये गैप यहाँ पे कम है, तो ये 30 हो गया 60 हो गया। तो इजीली हमने यहाँ पे फिगर बना लिया, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपली फिगर बन गया। देन फाइंड द हाइट ऑफ द कैंडल। अब हमें यहाँ पे ये हाइट फाइंड करनी है, तो सिंपल है, एक बार हम इस ट्राइंगल को लेंगे, एक बार हम इस पूरे ट्राइंगल को लेंगे, क्योंकि ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि कैंडल ग्राउंड के साथ में 90 डिग्री एंगल बना रही होगी, वर्टिकल खड़ी है, जो भी चीज़ अगर फ्लोर पे खड़ी वो हमेशा ग्राउंड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो एक बार ये ट्राइंगल ले लो, एक बार ये ट्राइंगल ले लो, एच दोनों में कॉमन है, तो हम उसको इक्वेट करके और यहाँ से एच फाइंड कर लेंगे। ओके, तो लेट ए बी इज अ कैंडल एंड ए बी हमने एच ले लिया, सी एंड डी आर आपके यहाँ पे कॉइन्स है, ऑल्सो बी सी आपका यहाँ पे ए सेंटीमीटर है, बी डी बी सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपको एज इट इज यहाँ लिख देना। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी 30, तो एक ट्राइंगल हमने येलो बॉर्डर वाला ले लिया, एक दूसरा ट्राइंगल हमने ब्लू कलर वाला ले लिया। तो इसमें हम यहाँ पे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के और यहाँ पे हम एच को फाइंड कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो ये 30 है और बेस हमें गिवन है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, तो हमें पता है या तो हम tan थीटा यूज़ कर सकते हैं या हम cot थीटा यूज़ कर सकते हैं। तो tan थीटा क्योंकि आपका क्या होता है P अपॉन B होता है, परपेंडिकुलर बेस दोनों आ रहे हैं, तो थीटा यहाँ पे कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री रख दिया। परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे AB है और इसका बेस कितना है यहाँ पे BC है, तो दिस एम्प्लाइज tan 30 की हम वैल्यू रख ले, tan 30 हमारा √3 होता है, AB आपका H हो गया और BC आपका यहाँ पे A हो गया। तो यहाँ से H की वैल्यू फाइंड कर लें, H इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा A√3 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया, tan 31 बाय √3 होता है, tan 60 √3 होता है। ओके, तो ये a अपॉन √3 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अब हम यहाँ पे येलो बॉर्डर वाला जो हमारा ट्राइंगल है, ये सॉरी ये ब्लू कलर वाला, तो ये 60 डिग्री वाले ट्राइंगल के अंदर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी बेस आपको गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, तो tan 60, तो ए परपेंडिकुलर ए बी हो गया, बेस बी डी हो गया, तो tan 60 आपका यहाँ पे क्या होता है √3 होता है, √3 AB आपका H है और
बी डी आपका यहाँ पे कितना है बी है। तो अब ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b√3 इक्वल टू आपका h हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये भी h के इक्वल है, ये भी h के इक्वल है, दोनों को इक्वल कर दें और उसको सॉल्व कर लें, तो हमारा h तो यहाँ से हट जाएगा, हमें तो फाइंड h ही करना है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे इक्वेट नहीं कर सकते। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, देखो इसको हम इस तरह से लिखते हैं h इक्वल टू b√3, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, b√3 इक्वल टू h लिखा तो h इक्वल टू b√3 लिख सकते हैं। अब दोनों के लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होंगे। अगर हम ऐसे कर देंगे तो आंसर यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हमें h फाइंड करना है, h को यहाँ से इक्वेट नहीं करना, हटाना नहीं है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप यहाँ पे क्या करो, लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से मल्टीप्लाई कर लो। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया तो h इंटू एच हो गया, राइट को राइट से किया तो a/√3 इंटू b√3 हो गया। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये हो गया h² इक्वल टू आपका ए बी हो गया। तो दिस एम्प्लाइज h इक्वल टू आपका अंडर रूट इधर आके ए बी हो गया। प्लस माइनस आना चाहिए बट हाइट है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा। तो h इक्वल टू अंडर रूट ए बी सेंटीमीटर हो गया। तो ये हमारा आंसर है। और हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, जब भी आपका कोई भी इस तरह से दो एंगल वाला क्वेश्चन आता है और दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है, जैसे 60 + 30 90 डिग्री हो रहा है, तो ये हाइट जो होगी अंडर रूट ऑफ ए बी की होगी। यहाँ पे हमेशा ये आएगी, आपका MCQ में भी आ जाए तो आपका यही आंसर है कि हाइट आपकी क्या होगी, अंडर रूट ऑफ ए बी हो जाएगी, अगर इस एंगल का सम आपका 90 बन रहा। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 33। तो ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये 3 आपके 5 मार्क के क्वेश्चन है। तो ये आया आपके स्टैटिस्टिक्स में से, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 67। इस डेटा का मोड 67 है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। तब हमें यहाँ पे x को फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, जो भी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ पे 15 है। तो ये हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, मोड क्लास हो जाएगी। तो मोड क्लास में हमें पता है कि ये हमारा F1 हो जाता है, ये F0 हो जाता है, ये हमारा F2 हो जाता है। फॉर्मूला लगा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख लिया, जो हमने फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला की ईच टर्म को यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास F1, अभी मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया। यहाँ पे F1 आपका यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास होता है। F0 फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग वाली, और F2 होता है जो फ्रीक्वेंसी से जस्ट सक्सीडिंग वाली, और H 70 - 60 क्लास साइज होती है। तो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर लिया इस फॉर्मूले में। ना बस इसको सॉल्व करना है। तो 60 को हम इधर लेके चले जाते हैं। तो 67 - 60 इक्वल टू हो गया 15 - x, 15 × 2 हो गया आपका यहाँ पे 30 - x - 12, और ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको हम यहाँ पे इधर लेके चल जाएंगे, हो जाएगा डिवाइड में। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, 67 - 60, तो 6 हो गया यहाँ, सॉरी 7 हो गया, ये डिवाइड बाय 10 हो गया। ये हो गया आपका 15 - x, 13 में से आपका 12 गया यहाँ पे, तो ये बचा आपका 18 - x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 7 × 18 - x हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 10 × 15 - x हो गया। तो नाउ इसको सॉल्व करो, 18 × 7, तो ये हो गया आपका 126, -7 × x हो गया 7x, 10 × 15 हो गया आपका यहाँ पे 150, माइनस हो गया 10x। अब x को एक साथ ले लो, तो 10x इधर आके प्लस का 10x - 7x हो गया, और ये 150 126 इधर आके माइनस का 126 हो गया। तो 10 - 7 हो गया आपका यहाँ पे 3x, 150 में से 126 गया 24 हो गया, यानी x इक्वल टू यहाँ से आ गया आपका 24/3, यानी कि x हमारे पास यहाँ कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ x कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये चीज़ ईच एक्स टर्म को एक्सप्लेन करना आपको यहाँ पे नहीं भूलना है। नाउ नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। नाउ नेक्स्ट अब सॉल्व कर रहे हैं 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन, 34, 35, 36 तीनों हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे 34 में आपके पास ऑप्शन है। तो ये आपके हैं चैप्टर नंबर 9 से। तो क्वेश्चन इज द 2 पाम ट्रीज आर ऑफ इक्वल हाइट्स। तो इसका क्या करते हैं, हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते रहते हैं, क्योंकि फिगर बनाना यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 2 पाम ट्री है और दोनों की हाइट्स क्या है, इक्वल हाइट्स की है। ठीक है, जितनी हाइट एक पाम ट्री की उतनी ही दूसरे की है। आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रिवर। तो यहाँ आप क्या करते हैं, लेट की हमारी कोई रिवर है, इस रिवर को हम यहाँ पे नेमिंग कर लेंगे, और इस रिवर के अपोजिट साइड, यानी एक ट्री अगर आपका यहाँ पर है तो दूसरा ट्री इस तरफ है। तो ये दोनों पाम ट्री दोनों सेम हाइट के, तो इसको भी हम एच ले लेते हैं, इसको भी हम एच ले लेते हैं। इस पाम ट्री को हम ए बी ले लेते हैं, इस पाम ट्री की हाइट को हम सी डी ले लेते हैं। ओके, तो ए बी और सी डी यहाँ इक्वल है, और ये बी डी जो है वो आपकी यहाँ पे क्या है, रिवर है। इस रिवर के दोनों साइड में ये पाम ट्री लगे हुए हैं, विच इज 80 मीटर वाइड। तो ये जो रिवर है ये आपकी टोटल कितनी है, 80 मीटर वाइड है।
From a point O between them on the river, the angle of elevation of the top of these trees are 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो अब इन दोनों ट्री यहाँ रिवर के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है, ओ ले लेते हैं, बीच में कोई भी एक पॉइंट है, तो इस पे यहाँ से इस पॉइंट से आप इसका एंगल ऑफ एलिवेशन और यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, दोनों ट्री के टॉप का जो एंगल एलिवेशन है वो 60 और 30 है। तो जो एंगल आपका यहाँ पे इस तरह से, और ये एक एंगल बना लेते हैं। ओके, तो जो एंगल यहाँ पे छोटा होगा उसको हम 30 डिग्री ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे 60 डिग्री लेते हैं। ठीक है, यहाँ स्लोप कम है, यहाँ स्लोप ज़्यादा है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द ट्रीज। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक तो इन दोनों की हाइट फाइंड करनी है, यानी कि हमें ए बी फाइंड करना है और सी डी फाइंड करना है, या फिर हम कहते हैं कि हमें एच फाइंड करना है। फिर आपको इस पॉइंट को हम ओ दिया हुआ था हमें, तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि ये ओ जो है वो दोनों ट्री से कितने डिस्टेंस है, ये देखो, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द ट्रीज, यानी ओ से बी, यानी कि हमें बी ओ फाइंड करना है एंड हमें ओ डी फाइंड करना है। तो ये हमें 80 टोटल दिया हुआ है, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें एक्यूट एंगल गिवन है। ये एंगल आपका 90 होगा, ये भी 90 होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर वर्टिकली स्टैंड करी तो वो ग्राउंड का 90 डिग्री का एंगल ही बनाती है, चाहे ट्री हो चाहे टावर हो कुछ भी हो। तो अब मुझे ये फाइंड करना है, लेट के ये मेरा एक्स, मैं बी ओ को यहाँ पे एक्स ले लूंगी, तो ओ डी मेरा कितना हो जाएगा, 80 में से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर लो, यही हो जाएगा। ओके, तो अगर देखो हम इनको ऐड कर देते हैं तो फिर से 80 हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा 80 है, मैंने ये x ले लिया तो बचा हुआ कितना हो गया, 80 माइनस एक्स हो गया। तो अब आपको यहाँ पे h भी फाइंड करना है, और ये अगर हम x फाइंड कर लेंगे तो हमारा BO और OD भी आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दो राइट ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, तो यहाँ पे h आपका क्या है, कॉमन है। तो दोनों ट्राइंगल में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे। बेस हमें यहाँ पे पता है, परपेंडिकुलर हमें यहाँ फाइंड करना है, तो बेस और परपेंडिकुलर में हमारा या तो टेन थीटा होगा या फिर कॉट थीटा होगा। तो उन रेशियो को लेके दोनों ट्राइंगल को हम यहाँ पे लगाएंगे। देखो अगर इस ट्राइंगल में हमें लगाना है तो टेन थीटा आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, P अपॉन बी। ओके, तो टेन थीटा, थीटा आपका यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री, परपेंडिकुलर आपका यहाँ h हो गया और बेस आपका यहाँ पे x हो गया, और टेन 60 होता है √3, तो √3 इक्वल टू h अपॉन x हो गया। तो दिस इम्प्लाइज h इक्वल टू आपका √3x हो जाएगा। अब सेम अगर आप इस ट्राइंगल में भी यहाँ पे लगाते हो तो टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन बी, परपेंडिकुलर आपका h है और बेस कौन है आपका 80 माइनस एक्स है। तो इसको यहाँ पे थीटा की जगह अगर मैंने 30 डिग्री रख दिया, ये हम कौन से ट्राइंगल की बात करें, इस वाले ट्राइंगल, तो टेन थीटा आपका कितना होता है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ भी हम h को रहने देते हैं, इसको उधर भेज देंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ से h आपका कितना आ जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3 हो जाएगा। तो ये भी h के इक्वल है, ये भी h के इक्वल है, दोनों के लेफ्ट इक्वल है, राइट इक्वल कर देंगे तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हम h कैसे फाइंड करेंगे। तो जो x की वैल्यू हमारे पास आएगी वो अगर मैं यहाँ पे पुट कर लेती हूँ तो मेरा h आ जाएगा, चाहे तो इसमें पुट कर लो x की वैल्यू, चाहे यहाँ पे पुट कर लो, तो हो गया हमारे पास सिंपल। देखो अब मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया था ना वही मैंने फेयर कर दिया। तो आपको एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है कि आपको पूरे 5 मार्क्स मिले, तो सेम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेना है। अब जो भी आपने लेट किया बोल गया कि लेट बी डी इक्वल हमारी यहाँ पे रिवर है, और ए बी जो ए बी एंड सी डी वो हमारे पाम ट्रीज है, गिवन बोथ ट्रीज आर ऑफ इक्वल हाइट्स, तो ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू एच मीटर हो गया। रिवर बी डी आपकी 80 मीटर हो गया, तो लेट बी ओ अगर एक्स है तो ओ डी आपका 80 माइनस एक्स हो जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, ग्रीन वाले ट्राइंगल में हमने वही टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन बी लगाया, थीटा की जगह हमने 60 रख दिया, ए बी अपॉन ओ बी हो गया या बी हो गया, √3 सॉल्व किया, ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया। और इस सी ओ डी ट्राइंगल ऑरेंज वाले ट्राइंगल में भी हमने सेम टेन थीटा लगाया, इसको सॉल्व किया तो h इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3 हो गया। दोनों के लेफ्ट इक्वल है तो दोनों के राइट भी इक्वल हो जाएंगे, तो √3x इक्वल टू हो गया आपका 80 माइनस एक्स अपॉन √3 के। नाउ उसको देखो अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले हम ये इसमें फ्रैक्शन है, इसमें फ्रैक्शन नहीं है, तो इस √3 को हम उधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा √3x इंटू √3 इक्वल टू आपका हो गया 80 माइनस एक्स हो गया। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स हो गया। नाउ ये 3x एज इट इज रहा, माइनस का x उधर चला गया तो ये हो गया आपका प्लस का x इक्वल आपका हो गया 80। 3x प्लस x हो गया आपका 4x, 4x इक्वल टू हो गया 80, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, 4 यहाँ प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो 4 से कैंसिल करो, 2 टाइम हो गया और 0, तो सो आपका यहाँ पे x कितना आ गया है 20 मीटर। तो एक हमें x मिल गया, यानी कि अभी हमें BO मिल गया, ये हमारा आ गया 20। तो हम OD लिख लें, OD हमारा 80 माइनस एक्स है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे
x इक्वल टू 20 मीटर है, सो बी ओ हमारा यहाँ पे x के इक्वल है, तो बी ओ आपका यहाँ पे क्या हो गया 20 मीटर हो गया। नाउ अब हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ ओ डी, तो ओ डी लिखा था, ओ डी हमारा यहाँ पे तक कितना था 80 माइनस एक्स था, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो नाउ ओ डी इक्वल टू है आपका 80 माइनस एक्स, तो ये आपका 80 एक्स कितना हो गया यहाँ पे 20, तो 80 माइनस 20 ये हो गया आपका 60 मीटर हो गया। तो दो चीज़ तो हमारे पास आ गई, एक हमें ओडी फाइन, एक हमें बीओ फाइंड करना था। ये हमारा यहाँ पे आ गया कि जो फर्स्ट जो इधर वाला ट्री है इसकी ओ से डिस्टेंस कितनी 20, और डी पॉइंट पे जो ट्री है सी डी जो ट्री है उसकी ओ पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 60 मीटर है, तो डी ओ इक्वल टू आपका 60 मीटर आ गया। ओके, नाउ हमें h फाइंड करना है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू को निकल के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू, हमारे हाइट ऑफ द ट्री यानी ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू एच है, एंड एच हमारा यहाँ पे किसकी इक्वल है √3x के। ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमने लिखा है फ्रॉम फर्स्ट से। x की वैल्यू पुट कर लो, h इक्वल टू √3 इंटू हमने 20 रख दिया, तो h इक्वल टू कितना आ गया 20 √3 मीटर आ गया। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन अगर किसी को यहाँ पे √3 की वैल्यू पता है कि √3 इक्वल टू 1.732 होता है, तो वो आप पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो यहाँ तक आपका फाइनल है। अगर √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तब को आपको पुट करना कंपलसरी, अदरवाइज आपका ये फाइनल आंसर है। तो अगर कोई यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करना चाह रहा है तो ये हो जाएगा 20 इंटू √3 होता है 1.732 हो गया, तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 34.640 मीटर हो गया, या फिर 34.6 मीटर हो गया। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखते हैं, हैंस द हाइट ऑफ palm trees are 34.640 मीटर। ओके, और हमें एक और क्या पूछा था यहाँ पे, एंड हाइट ऑफ द ट्री एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द ट्रीज। तो ये हम यहाँ पे पहले से ही ब्लॉक बनाए, आंसर को हमेशा इस तरह से ब्लॉक बना के लिख दो, इस तरह से यहाँ पर भी इसको क्या कर लो आप ब्लॉक बना के लिख दो, हाईलाइट करके लिख देना थोड़ा सा। तो ये हो गया हमारा, इस तरह से अगर आपने सॉल्व किया तो पूरे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 5 मार्क्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऑप्शन वाला, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग 50 मीटर्स हाई एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड ऑल्सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका आया हुआ है ये सैम्पल पेपर में, तो ये आपका क्वेश्चन है सैम्पल पेपर जो कि है आपका 2018 का। तो 2018 का सैम्पल पेपर है, उसमें क्वेश्चन नंबर 28 है। तो ये मैंने आपको वहाँ सब पे समझा दिया है, आप इसको बाय क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल के और बाय मैथ्स टीचर करके भी सॉल्व कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे सैम्पल पेपर 2018 क्वेश्चन 28 बाय मैथ्स टीचर करके भी सर्च कर सकते हो, नहीं तो मैं इसका इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से उसको देख लेना। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाना है, तो वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है, तो 2 बार मैं नहीं समझा रही हूँ। नाउ नेक्स्ट, water is flowing through a cylindrical pipe of internal diameter 2 cm into a cylindrical tank of base radius 40 cm at the rate of 0.7 meter per second. By how much will the water rise in the tank in half an hour? तो ये है आपकी एक्सरसाइज 12.4 का क्वेश्चन नंबर 18। तो ये सेम क्वेश्चन नहीं है, बस यहाँ पे वहाँ पे आपको दिया हुआ 80 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो यहाँ सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो वहाँ पे ये आपका 0.8 कर देना वहाँ पे, यानी कि सेम यही रहेगा, ये 0.7 है, वहाँ 0.8 हो जाएगा, और उसको आप करके पूरा इसको देख लेना। तो वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो ये वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आपको मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपने बुक में तो देखे हैं, बट ये वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसको मैं सॉल्व करा देती हूँ। अ मोटर बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, पहले इसको इरेज कर लेते हैं ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें।
तो अ मोटर बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या है, ये तो आप अच्छे से अभी तक अगर आपने चैप्टर किए हैं तो इजीली समझ गए होंगे। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि अ मोटर बोट, एक मोटर बोट जा रही है, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, और इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में उसको 6 आवर्स लगते हैं। ओके, फिर इन द सेम टाइम, अभी सेम टाइम मतलब दूसरी कंडीशन के लिए भी टाइम आपका 6 आवर्स ही है। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब तो ये दोनों डिस्टेंस को कवर करने में उसको अगेन आपके 6 आवर्स लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। तो यहाँ पे आपको जो फाइंड करना है वही हम यहाँ पे लेट करते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर हो गया, एंड दैट ऑफ स्ट्रीम, और स्ट्रीम की स्पीड जो है वो हमने यहाँ पे ले लिया y किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, तो अब हमें पता है अपस्ट्रीम में आपका क्या होता है, अपस्ट्रीम का मतलब होता है यहाँ अपवर्ड है ना, तो आप यहाँ से इस तरह से याद करिए, दोनों की स्पीड को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, और डाउन में क्या होता है, दोनों की स्पीड को हमें यहाँ पे ऐड करना होता है। तो अपस्ट्रीम में आपकी यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करती हूँ, अपस्ट्रीम में आपकी यहाँ पे स्पीड हो जाएगी दोनों का सब्ट्रैक्शन, दोनों स्पीड, तो x माइनस 1 किलोमीटर पर आवर होती है। डाउन स्ट्रीम में आपकी क्यों होती है, x प्लस वाई। डाउन देखो अप है तो माइनस करना है, बैलेंस करना है हमें, तो इस तरह से ये याद करने का तरीका है। बाकी आपको जहाँ चैप्टर कराया था वहाँ मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था फिगर दिखा के, तो वहाँ से इसको आप समझ लेना कि हम प्लस क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं, तो ये हो जाती है किलोमीटर पर आवर। तो ये अपस्ट्रीम की स्पीड हो गई, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई, और हमें पता है कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ये 6 आवर्स हमें इक्वल में दिया हो कि ये 16 किलोमीटर ट्रेवल करने में और 24 किलोमीटर ट्रेवल करने में टोटल उसको 6 आवर लगते हैं। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन के इक्वल में 6 आवर गिवन है, तो हम इस किलोमीटर, ये जो हमें अपस्ट्रीम दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे क्या रखते हैं, टाइम के फॉर्म में लेते हैं। तो ये इसको ले लेते हैं हम t1। तो t1 डिस्टेंस यानी 16 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस कितना है आपका 16 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, तो x माइनस वाई हो गया। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे हो गया स्पीड। अब दूसरा 24 किलोमीटर, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं t2, तो ये भी हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 24 किलोमीटर है, और यहाँ पे स्पीड कौन सी, डाउन स्ट्रीम है, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई। तो t1 प्लस t2 इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 6 किलोमीटर हो गया। यानी कि हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 24 अपॉन x प्लस वाई प्लस 16 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 6 हो गया। ये हमारी इक्वेशन होगी 1, क्योंकि दोनों डिस्टेंस को कवर करने में उसको टोटल 6 आवर लगते हैं। नाउ सेकंड में भी टाइम आपका सेम है, तो इक्वल हमने 6 लिख लिया। 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो सेम टाइम निकाल रहे हैं यहाँ पे इसके लिए, तो क्योंकि इक्वल में जो है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इक्वेशन बनानी है। टाइम है तो टाइम यहाँ पे ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, और इक्वल में भी आपका टाइम है। तो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा, 12 अप के लिए आपका यहाँ पे क्या होता है, x माइनस वाई होता है, तो 12 अपॉन x माइनस वाई, डिस्टेंस हो गया, ये स्पीड हो गया। फिर 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो ये मैंने प्लस पहले लिखा तो यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ, 36 और किलोमीटर हो गया डिस्टेंस, और स्पीड डाउन स्ट्रीम है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे x प्लस वाई। तो ये दोनों आपकी यहाँ पे क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। इक्वल यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। ओके, अब बस कुछ नहीं करना, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशन तो हम बना चुके हैं यहाँ पे, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे ईजिली आंसर आ जाएगा। तो आंसर कैसे स्टार्ट करना है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क जितना हमें एक्सप्लेन करके पूरा आंसर डिटेल में लिखना है। तो लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। देन द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम में क्या होती है, दोनों स्पीड का प्लस, और अप स्ट्रीम में क्या होती है, दोनों स्पीड का माइनस। नाउ हमें टाइम गिवन है, तो हमने लिख दिया कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। नाउ जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी सेम उसके लिए हमने केस फर्स्ट लिया कि व्हेन बोट गो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम लेट द टाइम टेकन इन आर बी t1, यानी 16 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में t1 टाइम लगता है, तो टाइम की जगह t1 आ गया, डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस आ गया, स्पीड की जगह स्पीड आ गया। सेम आपको यहाँ पे 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम हमने लेट किया कि t2 लगता है, तो t2 इक्वल टू स्पीड अपॉन यहाँ पे सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू t2 हो गया। और इन t1 और t2 दोनों को कवर करने में 6 आवर्स लगते हैं, तो t1 प्लस t2 इक्वल टू 6 आवर हो गया। t1 की जगह वैल्यू, t2 की जगह वैल्यू का इक्वेशन बन गई। फिर नाउ हमारी इसी तरह से ये सेकंड इक्वेशन भी बन गई। नाउ अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जब भी हमारे वेरिएबल फ्रैक्शन में आते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, u v लेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि लेट
1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20, यहाँ पे u हमने ले लिया और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू हमने v ले लिया। तो ये हम कैसे कह रहे हैं, देखो 24 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 24 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इस तरह से लिख सकते हैं। 24 इंटू 1 24 हो जाएगा और 24 अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो मैंने इसको u ले लिया ताकि ये वेरिएबल डिनोमिनेटर में रह करके न्यूमरेटर में आ जाए। तो इसको यो हमने u ले लिया, इसको हमने v ले लिया, तो ये हो गया आपका 24u प्लस 16v इक्वल टू 6 हो गया। सेम यहाँ पर भी 36u प्लस 12v इक्वल टू हमारा 6 हो गया। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो हम यहाँ पे चाहे तो v के वेरिएबल को सेम करें, चाहे हम यहाँ पे u के वेरिएबल को सेम करें ताकि हम इसको एलिमिनेट कर सकें। तो यहाँ पे 16 है, पहले हम v के वेरिएबल को देखें, v के कोफिशिएंट को देखते हैं। ये 16 है, ये 12 है। तो मैं अगर यहाँ पे 4 कॉमन लेती हूँ तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो इक्वल नहीं आ रहा है, तो अब हम u को देखते हैं। तो मैं ऐसा क्या कॉमन लूँ कि ये दोनों वेरिएबल इक्वल हो जाए ताकि मेरी स्टेप कम हो जाए। तो आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से 8 बाहर लेती हूँ कि 8 के टेबल में 16 भी आता है, 8 के टेबल में 24 भी आता है, तो मैं 8 अगर मैं यहाँ कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 8 टू 16 होता है, 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 6 बाहर ले लेती हूँ, यहाँ 6 के टेबल में 12 भी आता है, 6 के टेबल में 36 भी आता है, तो भी यहाँ पे 2 हो जाएगा और दोनों के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से कितना कॉमन ले लेती हूँ, मैं यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ 8। तो 8 मैंने बाहर ले लिया, तो 8 के टेबल में 24 कितनी बार आता है, 3 टाइम, तो ये हो गया 3u। फिर 8 के टेबल में 16 कितनी बार आता है, 2 टाइम आता है, तो 8 टू 16 हो गया और ये v हो गया इक्वल आपका 6 हो गया। अब ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 3u प्लस 2v इक्वल टू 6/8 हो गया। तो 2 के टेबल में 6 आया 3 टाइम, 2 के टेबल में 8 आया आपका 4 टाइम। तो ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन गई 3u प्लस 2v इक्वल टू 3/4 बन गई। इक्वेशन हम उनको ले लेते हैं 3, और इसमें से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, इसमें से हम 6 कॉमन ले रहे हैं। तो 6 हमने बाहर लिया, हम 12 भी कॉमन ले सकते थे, बट यहाँ पे हमें v का कोफिशिएंट सेम बनाना है, इसलिए हम यहाँ से 6 कॉमन ले रहे हैं। यहाँ से हम 16 पूरा कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 16 के टेबल में 24 नहीं आता है, बट यहाँ 12 के टेबल में 36 आता है, बट कोफिशिएंट को इक्वल बनाने के लिए हम यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं। तो 6 के टेबल में 36 आएगा 6 टाइम, तो ये 6u हो गया, ये आपका 2v हो गया इक्वल हो गया आपका 6। तो यहाँ से हम 6 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 6u प्लस 2v इक्वल टू 6/6 हो गया। प्रोडक्ट में था, डिवाइड में चला गया, 6 से 6 कैंसिल 1 टाइम, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है 6u प्लस 2v इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन हो गई 4। दोनों का v का कोफिशिएंट सेम है, तो हम यहाँ पे इजीली इसको एलिमिनेट कर पाएंगे बिना किसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हुए। तो अगर हम यहाँ पे पूरा 12 कॉमन ले लेते तो फिर हमें किसी को और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है इक्वेशन को इक्वल बनाने के लिए, कोफिशिएंट को इक्वल बनाने के लिए। तो अब इन दी हुई इक्वेशन को वापस लिख लेंगे, तो ये हो गई हमारी 3u, एलिमिनेट करते हैं इनको, 2v इक्वल टू 3/4 हो गया, और ये हो गया 6u प्लस 2v इक्वल टू 1 हो गया। तो ये दोनों 3 और 4 इक्वेशन मैंने यहाँ पे वापस लिख लिया। अब डायरेक्ट एलिमिनेट कर लेते हैं, तो ये दोनों का कोफिशिएंट सेम है, एलिमिनेट हो रहा है, बट साइन आपका सेम है तो एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो जब भी साइन सेम हो, चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो, तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो एक इक्वेशन के साइन, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ भी ये प्लस है तो ये हो गया माइनस। तो ये तो हो गया 2v से 2v कैंसिल, तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, लेकिन 6 बड़ा है तो इसका साइन आएगा, तो ये -3u आ गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 -1 हो गया, तो ये हो गया -3u इक्वल टू 3/4 में से 1 गया तो 1/4 बचेगा, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे 1 बड़ा है। तो नाउ u चाहिए, तो u इक्वल टू माइनस का 1/4 है, ये 3 यहाँ पे प्रोडक्ट में, यहाँ पे आ जाएगा नीचे न्यूमरेटर में ना, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो u इक्वल टू हमारा हो गया 1/12 हो गया। तो एक हमें u मिल गया। अब इसके बाद में हमें v चाहिए, तो चाहे तो इक्वेशन 3 में पुट करो चाहे इक्वेशन 4 में पुट करो। तो मैं यहाँ पुट कर ली हूँ, 6 से आपका ये 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये मैं सेकंड में 5th में पुट कर लेते हैं। सॉरी, हमारा इक्वेशन नंबर क्या था, 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुटिंग u इक्वल टू 1/12 इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 हमारी क्या है, 6u प्लस 2v इक्वल टू 1। तो आप पुट करो, 6u की जगह हमने पुट किया 1/12
प्लस 2v इक्वल टू हो गया 1, 6 के टेबल में आया ये 2 टाइम, तो ये हो गया हमारा 2v इक्वल टू 1, प्लस का 1/2 इधर आया, माइनस का 1/2 हो गया, तो 2v इक्वल टू 1 में से हाफ गया तो हाफ ही बचा, तो v इक्वल टू आपका ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 2 इंटू 2 हो गया, तो दिस एम्प्लाइज v इक्वल टू 1/4 हो गया। तो यहाँ से हमें u v की वैल्यू मिल गई। अब नाउ हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि हमने u इक्वल टू लिया था 1/x प्लस वाई, एंड हमने जब सॉल्व किया तो u इक्वल टू 1/12 आ रहा है, दोनों के लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल हो जाएंगे, तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/12 हो गया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस वाई इंटू 1, x प्लस वाई हो गया, 12 इंटू 1 यहाँ पे 12 हो गया, तो इक्वेशन हो गई हमारी 5। ओके फिर अगेन अब आपने यहाँ पे v को भी तो लेट किया था, नाउ v हमने लेट किया था 1/x माइनस वाई, एंड सॉल्व किया तो v अब आपका यहाँ पे कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है, तो यहाँ पे भी अब इसको करो, दोनों के लेफ्ट इक्वल है तो राइट इक्वल हो जाएंगे, तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/4 हो गया, तो x माइनस वाई इंटू 1 तो ये हो गया x माइनस वाई, 4 इंटू 1 ये हो गया 4, तो ये हो गया x माइनस वाई, ये हो गया। तो अभी दोनों इक्वेशन बन गई हमारी, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th वी हैव x प्लस वाई इक्वल टू 12 हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया। तो देखो ये प्लस का y है माइनस का y, ये डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहे हैं, या साइन नहीं चेंज करना है। x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 12 प्लस 4 हो गया 16 हो गया, यानी x इक्वल टू आपका 16, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, तो ये हो गया 2 से 16 कैंसिल 8, तो दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू आपका यहाँ से आ गया 8। अब x को हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे पुट कर लेते हैं इसमें 5th में, तो पुटिंग x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 5, तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस y इक्वल टू 12, तो दिस एम्प्लाइज y इक्वल टू हो गया 12 माइनस 8, तो यानी कि y इक्वल टू यहाँ से आपका कितना आ गया 4 है। तो ये हमने x और y की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब देखो फाइनल आंसर इसमें लिखना कंपलसरी, आपने जो x और y लेट किया था ना वो क्या है, तो यहाँ लिखेंगे डज द स्पीड ऑफ द boat in still water, हमारा x किलोमीटर था ना, तो x कितना आ रहा है 8 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाटर की स्पीड है और ये वाली स्ट्रीम की स्पीड है, दोनों हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो ये रहा हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये इस तरह से अगर आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपको यहाँ पे पूरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के आपको पूरे यहाँ पे क्या मिल जाएंगे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके तो इसके सिमिलर क्वेश्चन आपको मैंने पहले सॉल्व करके बता रखे, बट इस तरह का सेम क्वेश्चन नहीं था, तो ये मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया। तो आई होप आपको पूरा सेक्शन भी अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।